जेएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल पर मैं जितेंद्र सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हमारा टॉपिक चल रहा है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में दो प्रकार के बच्चे होते हैं, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य बच्चों की हम पहले से चर्चा कर चुके हैं। मुख्य रूप से हमें विशिष्ट बच्चों की पहचान करनी है और विशिष्ट बच्चों का जो है शिक्षा किस प्रकार से की जानी है, विशिष्ट बच्चों के बारे में हम यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं। इन कक्षाओं के माध्यम से हम जान चुके हैं कि प्रतिभाशाली बच्चे क्या हैं, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के बारे में हमने चर्चा की पिछली क्लास में। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम चर्चा करेंगे शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक यानी बैकवर्ड चाइल्ड। तो इस क्लास में हम जानेंगे कि शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की पहचान करनी, कैसे हमें पहचान करनी है उन बच्चों की, और शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों को किस प्रकार से हमें शिक्षित करना है, यानी उन्हें किस प्रकार से हमें शिक्षा देनी है। तो इन दो टॉपिकों को हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे यानी बैकवर्ड चाइल्ड। तो विशिष्ट बालकों की जो तीसरी श्रेणी आती है वो आती है शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे। तो जानते हैं इसके बारे में। शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे यानी बैकवर्ड चाइल्ड, यहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए हैं, कुछ विद्वानों ने, शिक्षाविदों ने जो अपने मत दिए हैं उन मतों के अनुसार हम देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। तो पहले यहाँ पर विद्वान है सिरिल बर्ट। सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बच्चे वह हैं जिसकी शैक्षिक लब्धि यानी बुद्धि लब्धि या शिक्षा अंक 85 से कम हो, यानी कि जिनकी बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है उन्हें पिछड़े बच्चे की कैटेगरी में रखा जाता है। टी के मेनन के अनुसार भारतीय स्थिति में पिछड़े बच्चे वो हैं जो अपनी कक्षा की औसत आयु से एक से अधिक वर्ष बड़े होते हैं। यानी कि कोई बच्चा कक्षा 8 का है लेकिन उसकी आयु कक्षा 9 के बच्चे के बराबर है तो उसे पिछड़ा बच्चा माना जाएगा उस कक्षा में। तो जैसे कि आपने देखा कि यदि उसकी बुद्धि लब्धि सामान्य से कम है तब भी उसे पिछड़ा बच्चा माना जाता है। यदि वो बच्चा अपनी कक्षा मान लीजिए कक्षा 8 का बच्चा है तो उसकी जो उम्र होनी चाहिए थी वो कक्षा 8 के बच्चे के बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी उम्र जो होती है 9 या 10 के बच्चे के बराबर होती है, तो वो जो है पिछड़ा बच्चा कहलाता है। पिछड़े बच्चे अपनी शैक्षिक निष्पत्ति में अपने उम्र वर्ग के छात्रों से कम उपलब्धि वाले होते हैं। यह 85 से कम बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। शैक्षिक रूप से पिछड़ापन दो प्रकार का होता है। शैक्षिक रूप से पिछड़ापन दो प्रकार का कैसे होता है? नंबर 1 सामान्य पिछड़ापन, नंबर 2 विशिष्ट पिछड़ापन। अब सामान्य पिछड़ापन में क्या होता है? सामान्य पिछड़ापन में सभी प्रकार के पक्ष शामिल हो सकते हैं। वो सभी पक्षों में जो है पिछड़ा हुआ होता है। वो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक यानी हर विषय में वो पिछड़ा हो सकता है। और जो विशिष्ट पिछड़ापन होता है उसमें क्या होता है कि किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में वो पिछड़ा हुआ होता है। या तो वो किसी शारीरिक रूप से पिछड़ापन होगा उसके अंदर, या किसी सामाजिक रूप से, या शैक्षिक रूप से, यानी किसी एक क्षेत्र में पिछड़ापन हो सकता है। तो उसे कहते हैं विशिष्ट पिछड़ापन, यानी किसी विशिष्ट क्षेत्र में वो है पिछड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो पिछड़े बच्चे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य पिछड़ापन और एक विशिष्ट पिछड़ापन, यानी दो प्रकार से बच्चों में पिछड़ापन पाया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की पहचान हम किस प्रकार से करेंगे। यदि हम एक टीचर हैं तो हम अपने क्लास के बच्चों को कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा बच्चा पिछड़ा है, कौन सा बच्चा पिछड़ा नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विभिन्न परिस्थितियों एवं व्यवहारों का ज्ञान करेंगे। बच्चे के जो विभिन्न परिस्थितियां यानी उसका जो एटमोस्फेयर है, यानी जो उसका वातावरण है, उनकी परिस्थितियां हैं, उनका उनको उनको देखेंगे, उनके व्यवहारों को देखेंगे और उनका ज्ञान करेंगे कि ये बच्चा पिछड़ा है या नहीं है। जैसे कि हम देखेंगे बच्चा यदि किसी तरीके से आर्थिक रूप से या किसी शारीरिक रूप से या किसी भी परिस्थिति के जो है उसकी ऐसी है कि जिससे कि बच्चा का पता चलता है कि ये पिछड़ा है या नहीं है। उसके व्यवहार को देख कर हम अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा पिछड़ा है या नहीं है। इसी प्रकार से हम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण से भी हम जो है बच्चे का पिछड़ापन पता कर सकते हैं। यानी उसकी व्यक्तिगत बुद्धि यानी उसकी पर्सनल बुद्धि का हम जो है टेस्ट लेंगे और उसकी बुद्धि के परीक्षण के बाद हम देखेंगे कि वह बच्चा पिछड़ा हुआ है नहीं है। तो ये बुद्धि परीक्षण कैसे होते हैं? इसके लिए हम नॉर्मली बुद्धि लब्धि का इस्तेमाल करते हैं। बुद्धि लब्धि निकालते हैं बच्चे की। यदि बुद्धि लब्धि में वो 190 से 110 के बीच में जो होते हैं सामान्य बच्चे होते हैं, लेकिन 90 से कम हो यानी 85 बुद्धि लब्धि का बच्चा हो तो वो क्या होगा, पिछड़ा बच्चा कहलाएगा। यानी 90 से कम बुद्धि लब्धि वाला बच्चा जो होता है वो पिछड़ा बच्चा कहलाता है। अब बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं? यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। यानी कि किसी बच्चे की मानसिक आयु 10 है और वास्तविक आयु भी 10 है। अब यहाँ मानसिक आयु जान लेते हैं। मानसिक आयु जो होती है
वो आपके ज्ञान को दर्शाती है, और वास्तविक आयु जो होती है आपकी रियल एज जो होती है, जैसे कि 10 साल, 5 साल, 12 साल, इस तरीके से जो रियल एज होती है उसे वास्तविक आयु बोलते हैं। मानसिक आयु जो होती है आपकी जो बुद्धि से संबंधित आयु होती है। तो दो प्रकार की आयु होती है बुद्धि लब्धि में, उसे जो है मानसिक आयु को वास्तविक आयु से गुणा भाग करके और 100 से गुणा कर देते हैं। मान लीजिए एक बच्चे की वास्तविक आयु 10 है और वास्तविक आयु 10 है, उसकी मानसिक आयु भी 10 है। अब मानसिक आयु निकालने के लिए क्या होता है, बहुत सारी जो है अभ्यास होती हैं। हर हर वर्ग के लिए एक अभ्यास होता है कि कक्षा 1 की मानसिक आयु, मतलब 1 वर्ष की मानसिक आयु, 2 वर्ष के बच्चे कितनी मानसिक आयु। एक जो विभिन्न वैज्ञानिक हैं, जो बड़े बड़े जो शिक्षाविद हैं, उन्होंने एक ऐसी अभ्यास तैयार की है जिसके माध्यम से उनकी मानसिक आयु निकाली जाती है। मान लीजिए कोई बच्चा 10 वर्ष का है, तो उसे सबसे पहले हम 10 वर्ष की मानसिक आयु वाली अभ्यास कराएंगे। यदि वो उस को कर देता है तो उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष होगी। अब उस परीक्षण को करने के बाद क्या हुआ कि उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष होगी और उसकी वास्तविक आयु भी 10 वर्ष है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 10/10 गुणा 100, यानी 10 से 10 कट गया तो यहाँ क्या आया 100, यानी उसकी बुद्धि लब्धि हुई 100। तो 100 बुद्धि लब्धि वाला क्या हुआ, एक सामान्य बच्चा हुआ। लेकिन यहाँ पर बाय द वे मानसिक आयु जो है वो 10 वर्ष वाली नहीं कर पाया, तो 10 वर्ष के बच्चे को फिर क्या करेंगे, हम 9 वर्ष की मानसिक आयु वाला टेस्ट देंगे। लेकिन वो उसी अभ्यास को भी नहीं कर पाया, हमने क्या किया, फिर उसे 8 वर्ष वाली मानसिक आयु का अभ्यास कराने को देंगे और वो उसे कर देता है, तो उसकी मानसिक आयु यहाँ पर 8 मानी जाएगी, यानी 8 जो है उसकी मानसिक आयु होगी और वास्तविक आयु जो होगी उसकी 10 होगी। तो यहाँ क्या हुआ, 8/10 गुणा 100, 10 से 100 को काटेंगे तो 10 आएगा, नहीं 8 गुणा 10, तो उसकी मानसिक बुद्धि लब्धि जो होगी 80 होगी। तो बुद्धि लब्धि के आधार पर हम जान लेंगे कि बच्चा जो है पिछड़ा है। तो ये जब देखेंगे कि इसके बाद बुद्धि लब्धि के लिए एक अलग से पूरा एक हम क्लास लेकर आएंगे जिसमें कि किस प्रकार से बुद्धि लब्धि निकालते हैं, कौन सी क्राइटेरिया में कितना होता है। यहाँ पर नॉर्मली हम जान लेते हैं 90 से 110 जो है सामान्य होता है, 110 से जो ऊपर होते हैं वो तीव्र बुद्धि होता है, और 90 से कम वाले जो होते हैं मंद बुद्धि होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी क्राइटेरिया होती है, जैसे 140 से ऊपर जो होता है प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। जो प्रतिभाशाली वाली जो क्लास हुई थी हमारी, उसमें हम चर्चा कर चुके थे। इसके बाद जो अगला परीक्षण आता है जिसके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि बच्चा पिछड़ा है या नहीं है, तो वो होता है आपका मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, यानी कि स्टैंडर्डाइज जो टूल्स होते हैं आपके, उसके द्वारा भी हम जो है बच्चे का जो है हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा पिछड़ा है नहीं है। इन परीक्षणों में क्या होता है, कुछ मानक निर्धारित होते हैं, उन मानकों पर यदि वो खरा उतरता है तो उस बच्चे को हम उस क्राइटेरिया में जो है मानते हैं कि ये सही है। यदि उनमें उनसे नीचे होता है तो उसे जो मानते हैं उसे पिछड़ा हुआ मानते हैं। जैसे कि मान लीजिए नॉर्मली 100 में से जो बच्चा 33 नंबर लाता है, तो एक मानक निर्धारित कर दिया है कि 33 नंबर लाने वाला ही पास है और 33 से कम लाने वाला है जो होता है वो फेल होता है। तो ये क्या हुआ, एक मानक निर्धारित है कि इतने पे ही जो है पास माना जाएगा। तो इस तरीके के जो टेस्ट होते हैं, उन टेस्टों के माध्यम से भी किसी बच्चे का हम जो है पिछड़ेपन का हम पता लगा लेते हैं। ये जितने भी जो टेस्ट हैं, इनका एक अलग से जो मूल्यांकन वाली यूनिट है उसमें अच्छे से आपका वर्णन है। आपने शायद पढ़ा हो, नहीं पढ़ा होगा तो हम कहीं अपनी जो क्लासेज कंटिन्यू रखेंगे उसमें हम आपको बताएंगे ये परीक्षण क्या होते हैं। इसके बाद आपका होता है उपलब्धि परीक्षण या अचीवमेंट टेस्ट। बच्चे ने अब तक जो है क्या क्या उपलब्धि प्राप्त की है, मतलब उसने क्या क्या जो है अपना अर्जन किया है, उसके पास क्या क्या अचीवमेंट है, यानी कि बच्चे के ने जो आज तक क्या क्या जो है अचीव किया, उपलब्धि क्या क्या उन्हें प्राप्त किया, इस चीज से भी हम बच्चे का पता लगा सकते हैं। जिसका उपलब्धि अधिक होती है तो वो जो है अच्छा बच्चा माना जाता है, जिसकी उपलब्धि उसकी आयु के अनुसार कम होती है तो उसे पिछड़ा बच्चा मान लिया जाता है। सामूहिक परीक्षण, सामूहिक परीक्षण में जो है सामूहिक परीक्षण के माध्यम से भी हम पता लगा सकते हैं कौन सा बच्चा पिछड़ा है और कौन सा बच्चा सामान्य है। सामूहिक परीक्षण दो प्रकार के होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक में जो होता है शब्दों के माध्यम से हम ये परीक्षण किया जाता है, और अशाब्दिक में क्या होता है उसे संकेतों और चिन्हों के माध्यम से किया जाता है। ये जो है एक तरीके से अनपढ़ व्यक्तियों पे किया जाता है। अन्य मनोवैज्ञानिक परीक्षण, यानी और जो अन्य मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं उनके माध्यम से भी जो है शैक्षिक रूप से पिछले बच्चों का हम पता लगा सकते हैं। तो ये एक शिक्षक को जो है इन माध्यमों से जो है शैक्षिक रूप से पिछले बच्चों की पहचान करने में सहायता मिलती है। तो एक शिक्षक के रूप में हम बच्चों को इस तरीके से हम पहचानेंगे बच्चा पिछड़ा है नहीं है। जब हम पहचान कर लेंगे कि बच्चा पिछड़ा है या नहीं है, तो इसके बाद हम उसकी जो है हमारा जो अगला जो उद्देश्य आता है वो है शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की शिक्षा, यानी मुख्य जब हमने पहचान कर ली कि बच्चे पिछड़े हैं तो इन पिछड़े बच्चों के लिए हम जो मुख्य रूप से शिक्षा में हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में हमें जो है यहाँ पर चर्चा करनी है। पहला पॉइंट हमारा आता है सहानुभूति पूर्वक व्यवहार,
यानी जो बच्चे की शिक्षा होती है उसमें हम जो है सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करेंगे उसके साथ और उसे सिखाने की कोशिश करेंगे। जो पिछड़े बच्चे होते हैं तो उन्हें सिखाने के लिए हमें उनके साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, जिसके माध्यम से वो अच्छे से सीख पाएं। धीमी गति से पढ़ाना। अब जो पिछड़े बच्चे हैं तो उन्हें जो है हमें कोई भी चीज़ धीरे-धीरे सिखानी चाहिए, यानी कि हमें जो है अपनी पढ़ाने की स्पीड कम कर देनी चाहिए। मान लीजिए हम सामान्य बच्चों को कोई एक एक घंटे में हम जो है 10 सवाल कराते हैं, तो धीमी गति से पढ़ने वाले बच्चे के लिए हम जो है उस घंटे में 5 ही सवाल कराएँ। इस तरीके से अगला आपका आता है व्यावसायिक प्रशिक्षण देना। ऐसे बच्चों को जो है हमें व्यावसायिक प्रशिक्षण देना चाहिए, जिससे कि उनकी आजीविका आने वाले समय में चलती रहे। विशेष विद्यालयों की व्यवस्था। ऐसे बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों की व्यवस्था भी करनी चाहिए। श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग। श्रव्य दृश्य साधन जैसे कि आपका जो हुआ प्रोजेक्टर हुआ, टीवी हुआ, अब आपका लैपटॉप हुआ, या जो भी मॉनिटर हुआ, डिजिटल बोर्ड हुआ, ये श्रव्य दृश्य साधनों के माध्यम से भी जो है हम जो है इन्हें पढ़ा सकते हैं, तो जिससे कि पिछड़ेपन वाले बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा मिलेगी और जो है उनके अंदर पढ़ने की रुचि पैदा होगी, जिससे कि उन्हें हम सामान्य बच्चों के साथ ला सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा अगला आता है पॉइंट, ये है आत्मविश्वास में वृद्धि करना। यानी कि जो पिछड़े बच्चे होते हैं उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, वे सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, हम इसे नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो क्या करना होगा, हमें उनके आत्मविश्वास में वृद्धि करने का काम भी हमें करना पड़ेगा। यानी कि उन्हें जो है मनोवैज्ञानिक रूप से भी उन्हें समझाना होगा, उन्हें बताना होगा कि आप ये कार्य कर सकते हैं। तो एक अच्छे शिक्षक की ये चीजें हैं। आगे क्या कर सकते हैं इनकी शिक्षा के लिए, विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा, यानी कि ऐसे बच्चों के लिए विशेषज्ञों को बुला सकते हैं, समय समय में विशेषज्ञों की क्लासें लगा सकते हैं, जिससे कि इन बच्चों को जो है सुधार किया जा सके, इनकी जो है इनका जो विकास किया जा सके, इनके जितने भी पक्ष हैं उनको मजबूत किया जा सके। छोटी कक्षाओं में उपयुक्त निर्देशन देकर। अब ऐसे बच्चों के लिए छोटी छोटी कक्षाओं का निर्माण करना चाहिए, यानी कि कक्षा में जो बच्चों की संख्या कम होनी चाहिए, और उसके अलावा जो उपयुक्त निर्देशन, यानी कि उन्हें जो है सही गाइडलाइंस देनी चाहिए, उन्हें सही जो है मार्ग दिखाना चाहिए, उन्हें उनका नेतृत्व करना चाहिए, उन्हें जो है हमें मार्गदर्शन करना चाहिए, जिसके माध्यम से जो है वो आगे बढ़ सकें। पिछड़ेपन का पता लगाकर उसके निवारण करना चाहिए, यानी कि पिछड़ेपन का पता लगेगा तो उसके माध्यम से जो है हम उसका निवारण कर सकते हैं। श्रेणीहीन कक्षा के द्वारा। उपचारात्मक कक्षाओं के द्वारा। उपचारात्मक कक्षाओं में जिसमें कि मतलब कि हम बच्चे की समस्याओं का, बच्चे की कमजोरी का पता लगाते हैं, उनको में जो है सुधार करते हैं और उन्हें दूर करते हैं। सरल एवं रचनात्मक विषयों के अध्ययन द्वारा। हमें ऐसे बच्चों के लिए सरल और रचनात्मक, जिनमें कि नई नई तरीके की हम बहुत क्रिएटिविटी कर सकें, यानी कि वो अच्छे अच्छे तरीके से जो व्यवहारिक ज्ञान है सीख सकें, और जो है उनके लिए विषय सरल होने चाहिए, उनके लिए विषय सरल रखने चाहिए, उनकी रुचि के अकॉर्डिंग होने चाहिए, जिससे कि वो आसानी से सीख सकें। क्रियात्मक विधियों के प्रयोग। अब ऐसे बच्चों को जो है हाथ से करके, यानी उन्हें करके सिखाने से वाली विधियों पर जो है जोर देना चाहिए। उनकी शिक्षा व्यवस्था में ऐसी विधियों का यूज करना चाहिए कि जो है उनसे ज्यादा उन्हें करवा कर उन्हें शिक्षित करना चाहिए। इसके अलावा जो है कक्षा उन्नति पूरे वर्ष के कार्य पर, यानी कि जो उनका कक्षा उन्नति जो करनी चाहिए पूरे वर्ष के कार्य पर करनी चाहिए, ना कि किसी एक टेस्ट पर करनी चाहिए। उन्हें जो पूरे वर्ष में उन्होंने किया उसके पूरा आकलन करने के बाद ही उसकी उनकी कक्षा उन्नति करनी चाहिए। किसी एक टेस्ट या किसी एक सेमेस्टर की या किसी एक मंथ की आप परीक्षा के माध्यम से उनका आकलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो उस परीक्षा में सही ना कर पाए, लेकिन पूरे वर्ष के आकलन के अनुसार ही उनकी जो है कक्षा उन्नति करनी चाहिए। बार बार बताया जाना चाहिए। ऐसे बच्चों को जो है बार बार जाना चाहिए, यानी उनका रिवीजन कराते रहना चाहिए। किसी बात को बार बार बताएंगे तो वो उस बात को सीख जाएंगे। अभिलेख रखना। ऐसे बच्चों का जो है हमें जो है एक रजिस्टर तैयार करना चाहिए, उनके जो है हमें पूरे रिकॉर्ड रखना चाहिए कि उनकी क्या अचीवमेंट हुई थी, क्या किस स्तर के थे, अब क्या स्तर है उनका, और उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए, यानी उनके जो मेंटली हेल्थ है उस पर ध्यान देना चाहिए। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो जो है एक तरह के पिछड़े बच्चे हैं, तो उनका मानसिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं थोड़ा सामान्य बच्चों की अपेक्षा जो है प्रभावित होता है। तो इसलिए मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष देना भी ये इनकी शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण है। दूषित शिक्षा प्रणाली में सुधार करना चाहिए। जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, जिसमें एक परंपरागत ढंग से हम पढ़ाते हैं और क्लास से निकल जाते हैं, तो इस तरीके की जो है शिक्षा प्रणाली में हम सुधार करने की आवश्यकता है। हम पिछड़े बच्चों को इस तरीके से हम नहीं पढ़ा सकते कि आए किताब से लेक्चर दिए और चले गए। तो इस तरीके से जो है पिछड़े बच्चे को हम नहीं समझा सकते और ना ही सिखा सकते। उनके लिए नए नए तरीके, नई नई तकनीक, नई नई जो है आजकल जो मनोवैज्ञानिक तरीके से उनकी कक्षाओं में जो है
पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। राज्य की ओर से सुविधा प्रदान करनी चाहिए, ऐसे बच्चों के लिए राज्य की ओर से विशेष सुविधा प्रदान करनी चाहिए, यानी सरकार को भी जो है अपना सहयोग करना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए। तो ये हमने देखा पिछड़े बच्चों को हम किस प्रकार से शिक्षित कर सकते हैं, उनकी शिक्षा में क्या क्या हम जोड़ सकते हैं, जिसके माध्यम से जो है हम उनकी शिक्षा को सुचारू रख सकते हैं। तो आज हमने देखा शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की शिक्षा में क्या क्या होता है और शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की पहचान करना। तो ये आज हमारा टॉपिक था, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे यानी बैकवर्ड चाइल्ड। अब तक हम पढ़ चुके थे समावेशी शिक्षा में विशिष्ट समावेशी शिक्षा में सामान्य बालक और विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालकों में जो है हम पहला पढ़ चुके थे प्रतिभाशाली बच्चे, दूसरा धीमी गति से सीखने वाले बच्चे, तीसरा शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा जो है मनोबल बढ़ाते रहिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।